मेरे प्यारे देशवासियों, भारत की विविधता की सबसे खूबसूरत झलक हमारे लोकगीतों और परंपराओं में मिलती है। और इसी का हिस्सा होता है हमारे भजन और हमारे कीर्तन। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कीर्तन के जरिए फॉरेस्ट फायर के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए? शायद आपको विश्वास न हो, लेकिन ओडिशा के क्योंझर जिले में एक अद्भुत कार्य हो रहा है। यहाँ राधा कृष्ण संकीर्तन मंडली नाम की एक टोली है। भक्ति के साथ साथ ये टोली आज पर्यावरण संरक्षण का भी मंत्र जप रही है। इस पहल की प्रेरणा है प्रमीला प्रधान जी। जंगल और पर्यावरण की रक्षा के लिए उन्होंने पारंपरिक गीतों में नए बोल जोड़े, नए संदेश जोड़े। उनकी टोली गांव-गांव गई, गीतों के माध्यम से लोगों को समझाया कि जंगल में लगने वाली आग से कितना नुकसान होता है। ये उदाहरण हमें याद दिलाता है कि हमारी लोक परंपराएं कोई बीते युग की चीज नहीं है। इनमें आज भी समाज को दिशा देने की शक्ति है। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत की संस्कृति का बहुत बड़ा आधार हमारे त्योहार और परंपराएं हैं। लेकिन हमारी संस्कृति की जीवंतता का एक और पक्ष है। ये पक्ष है अपने वर्तमान और अपने इतिहास को डॉक्यूमेंट करते रहना। हमारी असली ताकत वो ज्ञान है जिसे सदियों से पांडुलिपियां मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में सहेजा गया है। इन पांडुलिपियों में विज्ञान है, चिकित्सा की पद्धतियां हैं, संगीत है, दर्शन है और सबसे बड़ी बात वो सोच है जो मानवता के भविष्य को उज्जवल बना सकती है। साथियों, ऐसे असाधारण ज्ञान को, इस विरासत को सहेजना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारे देश में हर कालखंड में कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने इसे अपनी साधना बना लिया। ऐसे ही एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व है मणि मारन जी, जो तमिलनाडु के तंजावुर से हैं। उन्हें लगा कि अगर आज की पीढ़ी तमिल पांडुलिपियां पढ़ना नहीं सीखेगी तो आने वाले समय में ये अनमोल धरोहर खो जाएगी। इसलिए उन्होंने शाम को कक्षाएं शुरू की, जहां छात्र, नौकरी पेशा युवा, रिसर्चर सब यहां आकर के सीखने लगे। मणि मारन जी ने लोगों को सिखाया कि तमिल सुवड़ियल यानी पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ने और समझने की विधि क्या होती है। आज अनेकों प्रयासों से कई छात्र इस विधा में पारंगत हो चुके हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने तो इन पांडुलिपियों के आधार पर ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम पर रिसर्च भी शुरू कर दी है। साथियों, सोचिए, अगर ऐसा प्रयास देश भर में हो तो हमारा पुरातन ज्ञान केवल दीवारों में बंद नहीं रहेगा, वो नई पीढ़ी की चेतना का हिस्सा बन जाएगा। इसी सोच से प्रेरित होकर भारत सरकार ने इस वर्ष के बजट में एक ऐतिहासिक पहल की घोषणा की है, ज्ञान भारतम मिशन। इस मिशन के तहत प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज किया जाएगा। फिर एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी, जहां दुनिया भर के विद्यार्थी, शोधकर्ता भारत की ज्ञान परंपरा से जुड़ सकेंगे। मेरा भी आप सबसे आग्रह है, अगर आप किसी ऐसे प्रयास से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं तो माय गॉव या संस्कृति मंत्रालय से जरूर संपर्क कीजिएगा, क्योंकि यह केवल पांडुलिपियां नहीं है, यह भारत की आत्मा के वो अध्याय हैं जिन्हें हमें आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाना है। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके आसपास कितनी तरह के पक्षी हैं, चिड़िया है, तो आप क्या कहेंगे? शायद यही कि मुझे तो रोज
पांच छह पक्षी दिख ही जाते हैं या चिड़िया दिख ही जाती है। कुछ जानी पहचानी होती हैं, कोई अनजानी। लेकिन ये जानना बहुत दिलचस्प होता है कि हमारे आसपास पक्षियों की कौन कौन सी प्रजातियां रहती हैं। हाल ही में एक ऐसा ही शानदार प्रयास हुआ है। जगह है असम का काजीरंगा नेशनल पार्क। वैसे तो ये इलाका अपने राइनोज, गैंडों के लिए मशहूर है, लेकिन इस बार चर्चा का विषय बना है यहाँ के घास के मैदान और उनमें रहने वाली चिड़िया। यहाँ पहली बार ग्रासलैंड बर्ड सेंसस हुआ है। आप जानकर खुश होंगे, इस सेंसस की वजह से पक्षियों की 40 से ज्यादा प्रजातियों की पहचान हुई है। इनमें कई दुर्लभ पक्षी शामिल हैं। आप सोच रहे होंगे, इतने पक्षी कैसे पहचान में आए? इसमें टेक्नोलॉजी ने कमाल किया। सेंसस करने वाली टीम ने आवाज रिकॉर्ड करने वाले यंत्र लगाए, फिर कंप्यूटर से उन आवाजों का विश्लेषण किया, एआई का उपयोग किया। सिर्फ आवाजों से ही पक्षियों की पहचान हो गई, वो भी बिना उन्हें डिस्टर्ब किए। सोचिए, टेक्नोलॉजी और संवेदनशीलता जब एक साथ आते हैं तो प्रकृति को समझना कितना आसान और गहरा हो जाता है। हमें ऐसे प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि हम अपनी जैव विविधता को पहचान सकें और अगली पीढ़ी को भी इसे जोड़ सकें। मेरे प्यारे देशवासियों, कभी कभी सबसे बड़ा उजाला वहीं से फूटता है जहां अंधेरे ने सबसे ज्यादा डेरा जमाया हो। ऐसा ही एक उदाहरण है झारखंड के गुमला जिले का। एक समय था जब ये इलाका माओवादी हिंसा के लिए जाना जाता था। बासिया ब्लॉक के गांव वीरान हो रहे थे। लोग डर के साए में जीते थे। रोजगार की कोई संभावना नजर नहीं आती थी। जमीनें खाली पड़ी थी और नौजवान पलायन कर रहे थे। लेकिन फिर बदलाव की एक बहुत ही शांत और धैर्य से भरी हुई शुरुआत हुई। ओम प्रकाश साहू जी नाम के एक युवक ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। उन्होंने मछली पालन शुरू किया, फिर अपने जैसे कई साथियों को भी इसके लिए प्रेरित किया। उनके इस प्रयास का असर भी हुआ। जो पहले बंदूक थामे हुए थे, अब मछली पकड़ने वाला जाल थाम चुके हैं। साथियों, ओम प्रकाश साहू जी की शुरुआत आसान नहीं थी। विरोध हुआ, धमकियां मिली, लेकिन हौसला नहीं टूटा। जब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आई तो उन्हें नई ताकत मिली। सरकार से ट्रेनिंग मिली, तालाब बनाने में मदद मिली और देखते देखते गुमला में मत्स्य क्रांति का सूत्रपात हो गया। आज बासिया ब्लॉक के 150 से ज्यादा परिवार मछली पालन से जुड़ चुके हैं। कई तो ऐसे लोग हैं जो कभी नक्सली संगठन में थे। अब वे गांव में ही सम्मान से जीवन जी रहे हैं और दूसरों को रोजगार दे रहे हैं। गुमला की यह यात्रा हमें सिखाती है, अगर रास्ता सही हो और मन में भरोसा हो तो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी विकास का दीप जल सकता है।